Okay, students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. If you have any problem regarding Yes, ma'am. yesterday's topic, you can ask me. No, ma'am. No, ma'am, it is clear. Okay, cool. Yesterday we got an intro about Akbar Nama and Badshah Nama, Chronicles of King, as you all know, and it is about 150 average of 150 full pages and double painting pages, related to battles and sieges and hunts and building constructions and court scenes, etc. So Akbarnama was written by Abul Fazl, and Abul Fazl is the uh, he grew up in Mughal capital of that time. Capital is Agra. So now we have to study this. Okay. इन 1589 के अंदर अबुल फजल जो है उन्होंने अकबरनामा पे काम किया करीब 13 ईयर्स के लिए। और इन्होंने पहले ड्राफ्ट फ्रेम किया, यानी कि ऐसे जैसे कि आप सबको पता होगा कि पहले किसी भी फाइनल करने से पहले किसी भी चीज़ को हम पहले ड्राफ्ट बनाते हैं, रफ एक वो बनाते हैं। और उसके अंदर एक्चुअल रिकॉर्ड्स थे इवेंट्स के, जिनको बोला जाता था वकाई, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और ओरल टेस्टिमोनीज जो है लोगों से इकट्ठी की करके और फिर उन सबको इकट्ठा किया गया। अकबरनामा 3 बुक्स में डिवाइडेड है। पहली 2 बुक्स जो है उनको क्रॉनिकल्स के तौर पे देखा जाता है। तीसरी बुक जो है उसका नाम है एन ए अकबरी। ठीक है। पहले वॉल्यूम के अंदर मैनकाइंड के बारे में है। ठीक है। फ्रॉम एडम टू वन सेलेस्टियल साइकिल ऑफ अकबर्स लाइफ, यानी कि अकबर की ज़िंदगी के 30 साल। ठीक है। और जो हमारी ये एडम और ईव वाली चीज़ है, ठीक है, सेलेस्टियल साइकिल्स जो होती है उससे लेकर के है, यानी कि कैसे धरती बनी, और ये थोड़ा बहुत उससे भी है। सेकंड वॉल्यूम जो है वो 46 रीजनल ईयर है अकबर का। फिर अगले ही साल अबुल फजल जो है वो एक षड्यंत्र के शिकार हो जाते हैं और उनका असैसिनेशन हो जाता है, यानी उनकी हत्या कर दी जाती है, मर्डर करवा दिया जाता है। और उनका मर्डर करते हैं वीर सिंह बुंदेला। ठीक है। और ये किसके कहने पे होता है? ये प्रिंस सलीम यानी अकबर के जो बेटे होते हैं उनके उस पर षड्यंत्र रचा जाता है उनके द्वारा। तो इस तरीके से अबुल फजल जो है वो सेकंड वॉल्यूम में ही उनका वो हो गया। 3 बुक्स हैं, सेकंड वॉल्यूम में ख़त्म हो गया अबुल फजल। तीसरी जो बुक है उसको किसी और ने लिखा है। ठीक है। अब ये दो पहले पैराग्राफ पढ़ेंगे, ये दो line to line, so you will be understand how it is and what it is really. Okay. Beginning in 1589, Abul Fazl worked on the Akbarnama for 13 years, repeatedly revising the draft. शुरुआत में 1589 के अबुल फजल ने काम किया है अकबरनामा पे करीबन 13 साल, और वो लगातार उसको रिवाइज कर रहे थे, यानी कि ठीक कर रहे थे, इम्प्रूव कर रहे थे उस ड्राफ्ट को। The chronicle is based on a range of sources, including actual records of events, official documents, and oral testimonies of knowledgeable persons. Chronicle जो है वो किस पे बेस्ड है? कई सारे सोर्सेज पर बेस्ड था ये क्रॉनिकल, यानी कि ये किताब जो लिखी गई थी वो कई सारे सोर्सेज पे बेस्ड थी, यानी कई सारी जगह से चीज़ें इकट्ठी की गई थी। लोग ओरल टेस्टिमनीज, यानी लोगों ने जो ओरल बातें बताई थी, नॉलेजेबल लोग थे, जानकार लोग थे, उनके बारे में जो उन्होंने अपने स्टेटमेंट दिए थे वो थे। और एक्चुअल यानी कि इवेंट्स जो हुए थे उनके बारे में था। तो इस तरीके की सारी चीज़ों से मिला जुला करके क्रॉनिकल तैयार हुआ था। द अकबरनामा इज डिवाइडेड इनटू 3 बुक्स ऑफ विच 2 आर क्रॉनिकल्स। अकबरनामा 3 किताबों में डिवाइडेड, जिनमें से 2 किताबें क्रॉनिकल्स की कैटेगरी में है। द थर्ड बुक इज द एन ए अकबरी। तीसरे बुक का नाम है एन ए अकबरी। The first volume contains the history of mankind from Adam to one celestial cycle of Akbar's life, 30 years. पहली किताब जो है उसके अंदर सारी मैनकाइंड की हिस्ट्री है, यानी कि इंसान का कैसे एवोल्यूशन हुआ है, किस तरीके से एडम हुआ और फिर सेलेस्टियल साइकिल के बारे में बताया है, जो अपनी ऊपर ये होती है ना सारी चीज़ें, सेलेस्टियल प्लैनेट्स होते हैं, इनके बारे में, सोलर सिस्टम और इन सब चीज़ों के बारे में, मतलब एक सोलर सिस्टम नहीं बट हाँ एक होते हैं ना कि ये ग्रह हैं वो ग्रह हैं। और फिर अकबर की लाइफ जो थी 30 ईयर्स,
उसके बारे में भी बोला है, बताया गया है पहली किताब के अंदर। द सेकेंड वॉल्यूम क्लोजेस इन द 46th रेजनल ईयर 1601 ऑफ अकबर, और सेकेंड वॉल्यूम जो है वो ख़त्म होता है 46th ईयर जो हो गए थे इनके 1601 के अंदर, यानी कि अकबर के 46 ईयर्स हो गए थे उसमें, यानी कि पहले तो 30 साल और उसके बाद में 16 साल के अंदर ये लिखी गई है किताब अकबर के बारे में। The very next year, Abul Fazl fell victim to a conspiracy hatched by Prince Salim and was murdered by his accomplice Veer Singh Bundela. और नेक्स्ट ईयर ही जब इन्होंने अपनी सेकंड बुक ख़त्म कर ली थी, तभी अब्बुल फजल का मर्डर करवा दिया था प्रिंस सलीम ने, जो कि अकबर के ही बेटे थे। और इन्होंने किसकी मदद से करवाया था ये? वीर सिंह बुंदेला। तो ये जो दो नाम हैं आप ध्यान में रखेंगे कि किसकी मदद के द्वारा ये कराया गया था, ठीक है। इन दो पैराग्राफ्स में किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो भी पूछ सकते हैं। मैम आपकी वॉइस धीरे आ रही है। ओके, इज इट क्लियर नाउ? अब आवाज़ सही आ रही है? यस मैम। ओके, पहले के दो पैराग्राफ्स जो भी हमने डिस्कस करे हैं अकबरनामा के बारे में, दो किताबों के बारे में, उसमें कोई दिक्कत आई है किसी को? नो मैम। ओके No, ma'am. ओके। देन अकबरनामा जो है उसके अंदर डिटेल डिस्क्रिप्शन है अकबर के रीजन का, ठीक है, राइन का, कि वो किस तरीके से काम करते थे, क्या ट्रेडिशनल चीज़ें होती थी वहाँ पर, क्या इवेंट्स होते थे। इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी गई हैं, एक प्रॉपर पिक्चर दी गई है आपको इवेंट्स की, उनके किंगडम के बारे में बताया गया, उनके एम्पायर के बारे में बताया गया, जोग्राफिकल फीचर्स हो, सोशल फीचर्स हो, एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स हो, कल्चरल फीचर्स हो, सब एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, यानी कि पहले कौन सी चीज़ हुई, दूसरी बार कौन सी चीज़ हुई, तीसरी चीज़ कौन सी हुई, इस तरीके से बताया गया है। जबकि एन ए अकबरी जो है वो मुगल एम्पायर को ऐसे प्रेजेंट करता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक अलग अलग कंसिस्टेंसी थी, लोगों की अलग अलग डाइवर्स पॉपुलेशन थी, हिंदूज रहते थे, जैन्स रहते थे, बुद्धिस्ट रहते थे, मुस्लिम्स रहते थे, कई सारे लोग जो हैं रहते थे, और सब एक साथ एक कल्चर के अंदर मिले जुले थे और सब इकट्ठे रहते थे, ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। The Akbarnama was written to provide a detailed description of Akbar's reign in the traditional diachronic sense of recording politically significant events across time, as well as in the more novel sense of giving a synchronic picture of all aspects of Akbar's empire, geographic, social, administrative, and cultural, विदाउट रेफरेंस टू क्रोनोलॉजी। अब यहाँ पर हमारे बताया गया है डाइक्रॉनिक और सिंक्रोनिक के मीनिंग आपको एक साइड में बॉक्स है उसमें दिए गए हैं। डाइक्रॉनिक का मतलब होता है डीलिंग विद अ फिनोमेना रिलेटिंग टू, ठीक है, एक टाइम पीरियड से रिलेटेड इवेंट्स जो होते हैं, और सिंक्रोनिक का मतलब होता है कंसर्न विद समथिंग स्पेशली विद द लैंग्वेज एंड इवेंट्स। A diachronic account traces developments over time, यानी कि समय के अनुसार जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उससे जुड़ी हुई होती है डायक्रॉनिक चीज। वेयर एज अ सिंक्रोनिक अकाउंट डिपिक्ट्स वन और सेवरल सिचुएशन, सिंक्रोनिक जो है उसके अंदर एक सिचुएशन या एक से ज़्यादा सिचुएशन से डील करता है, जो कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हो रही है, एक पर्टिकुलर मोमेंट पे हो रही है, एट वन पर्टिकुलर मोमेंट और वन और पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बताया गया है कि अकबरनामा जो है लिखा गया था, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन था अकबर की लाइफ के बारे में। डायक्रॉनिक सेंस में अगर उसको समझें तो उसमें सारे पॉलिटिकली इम्पोर्टेंट चीज़ें जो थी वो थी इन्वॉल्व, ठीक है, जो समय के साथ में हुई हैं। और अगर नॉवल सेंस में इसको समझें तो इसके अंदर सारी पिक्चर आपको देखने को मिलेगी अकबर के एम्पायर से रिलेटेड, कौन से समय में एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में क्या जोग्राफिकल फीचर्स रहे हैं उनके रीजन के, क्या सामाजिक फीचर्स रहे हैं, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव फीचर्स रहे हैं, क्या कल्चरल फीचर्स रहे हैं, ठीक है।
In the Ain Akbari, the Mughal Empire is presented as having a diverse population consisting of Hindus, Jainas, Buddhists, Muslims and a composite culture. Ain Akbari के अंदर मुगल एम्पायर में सारे लोगों को जो उनका प्रॉपर एक स्टैंड मिलता था, जिसके अंदर एक बहुत सारी पॉपुलेशन रहती थी, अलग अलग रीजन से अलग अलग कास्ट और अलग अलग रिलीजन के लोग रहते थे, उन सब के बारे में बताया गया, जैसे हिंदूज, जैन्स, बुद्धिस्ट और मुस्लिम्स, इन सब के और इनके कल्चर्स के बारे में बताया गया है। इस पैराग्राफ के अंदर कोई दिक्कत? नो मैम। समझ में आ रहा है आप लोगों को? स्पीड ज्यादा तो नहीं है? नो मैम, इट इज क्लियर। ओके। अबुल फजल जो है वो इस तरह की लैंग्वेज में लिखा करते थे कि वो जैसे एक होता है ना, आपको एक बात बोली जाए, ठीक है, एक आपको एक टोन होता है बात बोलने का, शब्दों का चयन इस तरीके से होना चाहिए कि आपको समझ में आए। तो ये जो लिखते थे ना अबुल फजल, इन्होंने जो ये किताबें लिखी हैं, इसमें ये इस तरह की लैंग्वेज का यूज करते थे, ऐसा लगता था कि बहुत ही सजा धजा करके लिखी हो वो लैंग्वेज, अच्छे शब्दों का यूज करते हुए, अच्छे रिदम बनाते हुए, अच्छा डिक्शन इनका था। और जैसे वो पढ़ी जाती थी ना, आपने कोई पुराना माइथोलॉजिकल सीरियल देखा हो टीवी पे, तो उसमें कोई भी किताब पढ़ी जाती थी तो इस तरीके से पढ़ी जाती थी, एक लय होती थी उनकी, ठीक है, पढ़ने की। उनके दरबार में जो राजा लोग होते हैं, उनके दरबार में एक चीज को पढ़ा जाता है तो वो एक लय में पढ़ा जाता है और तेज आवाज में पढ़ा जाता है, और उनमें शब्द जो होते हैं वो काफी अच्छे यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो अबुल फजल थे, ये भी इस तरह की लैंग्वेज में लिखते थे कि ऐसा लगता था कि वो बहुत सजा धजा के लिखी गई हो और ज्यादा ध्यान दिया गया हो डिक्शन और रिदम पर, और टेक्स्ट जो है उसको तेज पढ़ा जाता था। इंडो पर्शियन स्टाइल में ये लिखते थे, क्योंकि इंडो पर्शियन स्टाइल चल रही थी उस समय में और कोर्ट के अंदर यूज होती थी। हमने जैसे पहले भी पढ़ा था पिछली कुछ क्लासेस में कि ये पर्शियन लैंग्वेज को इम्पोर्टेंस दे रहे थे राजा, तो इसीलिए ये इंडो पर्शियन में लिखी गई है। और कई सारे राइटर्स हुए हैं जो अबुल फजल की तरह लिखना चाहते थे। Abul Fazl wrote in a language that was ornate, which attached importance to diction and rhythm, as texts were often read aloud. अबुल फजल लिखा करते थे इस तरह की लैंग्वेज में, सजा धजा के लिखा करते थे लैंग्वेज में, कि इम्पोर्टेंस जो है वो अटैच तो होती थी साथ में, मतलब लिखने वाले का लिखने का स्टाइल इतना अच्छा था कि वो इम्पोर्टेंस भी बता देते थे, और जब वो पढ़ रहे होते थे उस चीज़ को तो समझ में आता था क्या रिदम है। और क्योंकि ये चीज़ें तेज पढ़ी जाती थी, काफ़ी अदालत के अंदर लाउड वॉइस में पढ़ी जाती थी, तो अच्छी लगती थी सुनने में। This Indo-Persian style was patronized at court, and there were a large number of writers who wanted to write like Abul Fazl. ये Indo-Persian style जो है उसके काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करते थे कोर्ट के अंदर, और इसीलिए कई सारे नंबर के, मतलब कई सारे राइटर्स जो हैं वो लिखना चाहते थे अबुल फजल की तरह। अ प्यूपल ऑफ अबुल फजल, अब्दुल हामिद लाहौरी, जो इनके एक क्या रहे हैं, स्टूडेंट रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अबुल फजल टीचर के तौर पे है और अब्दुल हामिद लाहौरी, लाहौरी जो है वो इनके स्टूडेंट रहे हैं, ठीक है। इनको इनके जब टैलेंट के बारे में पता पड़ा एम्परर शाहजहां को, तो उन्होंने बुलाया अब्दुल हामिद लाहौरी को कि आप आइए, और जैसे आपके टीचर ने बादशाह नामा, जैसे आपके टीचर ने अकबरनामा लिखा है, उसी तरह मेरे लिए आप बादशाह नामा लिखिए, ठीक है। इनके टैलेंट के बारे में जब इनको पता पड़ा था, तब इन्होंने इनको ये ऑर्डर दिया। बादशाह नामा जो है वो, उसके भी 3 वॉल्यूम्स रहे हैं जिनको बोला जाता है दफ्तार्स, ठीक है। ये 10 ल्यूनर ईयर्स में लिखे गए हैं। लूनर ईयर्स का मतलब होता है उस जमाने में लोग बागों के अलग तरीके से कैलेंडर जो होते थे वो माना करते थे, यानी कि मून की जो पोजीशन होती थी उसको देख करके बोला जाता था, ठीक है। तो लाहौरी ने पहले और सेकंड दफ्तार तो लिख दिए थे, लेकिन तीसरे दफ्तार तक लिखते लिखते वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे। 2 डेकेड्स लगे उनको इस चीज़ को लिखने में, ठीक है। और तीसरा जो दफ्तार यानी वॉल्यूम था वो लिखा था किसने, सदुल्ला खान ने, जो कि शाहजहाँ के वजीर थे। क्योंकि लाहौरी जो है वो वीक हो गए थे बुजुर्ग होने के कारण, इसलिए, ठीक है। अब इन दोनों पैराग्राफ्स को पढ़ते हैं अच्छे से। ये तो पढ़ लिया था, अब ये वाला पढ़ते हैं। अ प्यूपल ऑफ
Abul Fazl Abdul Hamid Lahori is known as the author of Badshah Nama. Emperor Shah Jahan, hearing of his talents, commissioned him to write a history of his reign modeled on the Akbarnama. अबुल फजल के स्टूडेंट अब्दुल हामिद लाहौरी को बुलाया गया। वो ऑथर हैं बादशाह नामा के। पहली बात तो उनको बुलाया था एम्परर शाहजहां ने, जब उन्होंने उनके टैलेंट के बारे में सुना और उनको बोला कि तुम्हें भी मेरे लिए हिस्ट्री यानी कि क्रॉनिकल लिखना है जो अकबर नामा जैसा ही होना चाहिए। द बादशाह नामा इज द ऑफिशियल हिस्ट्री इन द 3 वॉल्यूम्स दफ्तर्स ऑफ 10 ल्यूनर ईयर्स ईच। बादशाहनामा जो है वो भी एक ऑफिशियल हिस्ट्री है जिसमें 3 वॉल्यूम है। दफ्तर्स बोला जाता है जिनको, और वो बेस्ड हैं 10 लूनर ईयर्स पे। हर एक जो है 10 लूनर ईयर्स टाइम लगा है उनको। ठीक है। लाहौरी wrote the first and second daftar comprising the first 2 decades of the emperor's rule. लाहौरी ने लिखा है पहले और दूसरे दफ्तार के को लिखा है जिसके अंदर 2 डेकेड्स आते हैं एम्परर रूल के। 1627 से 47, 27 से 37 एंड देन 37 से 47, यानी 10 साल का एक, और फिर सेकंड वाला जो है वो भी 10 साल का। These volumes were later revised by सदुल्ला खान एंड शाहजहां's वजीर, और बाद में ये वॉल्यूम्स जो उनको रिवाइज किया है, ठीक है, शाहजहां के वजीर ने, सदुल्ला खान। Infirmities of old age prevented Lahori from proceeding with the third decade, which was then chronicled by the historian वारिस। अब क्या हुआ था, इनकी बुजुर्ग हो गए थे ये और शरीर में कमजोरी आ गई थी, इसीलिए तीसरे वॉल्यूम को ये नहीं लिख पाए और बाद में वो हिस्टोरियन वारिस ने कंप्लीट किया है। ठीक है। रिवाइज किसने किया है? सादुल्ला खान ने किया है। पहले दो जो वॉल्यूम्स लिखे हुए हैं, ठीक है, उनको। इस पैराग्राफ के अंदर किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। No, ma'am. तो आप मुझे बताएंगे कि कितने वॉल्यूम्स हुए हैं बादशाह नामा के? अभी पढ़ा है हमने। मैम दो तो अब्दुल हामिद लाहौरी ने लिखे हैं, फिर वेरी गुड। मतलब उनके बाद में ना उनकी हेल्थ खराब हो जाती है तो किसी और ने लिखे होंगे। गुड, वेरी गुड पायल, आई अप्रिशिएट दैट। ओके, सही कहा पायल ने कि 2 जो थे वो अब्दुल हामिद लाहौरी जी ने लिखे थे, और उससे पहले, और अब्दुल हामिद लाहौरी किसके स्टूडेंट थे? अबुल फजल के। अबुल फजल कौन? जिन्होंने अकबरनामा लिखा था। ठीक है। और अकबरनामा भी इन्होंने कितने, अकबरनामा के अंदर कितनी किताबें आती हैं? 3 किताबें आती हैं, जिनमें से 2 किन्होंने लिखी हैं, वो अबुल फजल ने लिखी हैं, और तीसरी जो है वो है एन ए अकबरी। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब है कॉलोनियल पीरियड के Yes, दौरान ma'am. ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स जो थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा और क्रिएट करी इन सब की आर्काइव नॉलेज, यानी सबको सेव किया इन्होंने सारे डॉक्यूमेंट्स को। ठीक है। इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी उनको आर्काइव किया, यानी कि सहेज के रखा, और लोगों को ये चीज़ समझ में आए, वो जाने इस चीज़ को, उनके कल्चर को, इसीलिए उन्होंने इसको तरीके से रखा। अब एशियाटिक सोसाइटी जो थी बंगाल की, जो सर विलियम जोन्स ने ढूंढी थी 1784 के अंदर, उसके अंदर कई सारी एडिटिंग की गई, प्रिंटिंग की गई, ट्रांसलेट किए गए कई सारे इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स। अब उसी के अंदर अकबरनामा और बादशाहनामा को भी एडिटेड वर्जन्स मिलेंगे आपको देखने के लिए। एशियाटिक सोसाइटी के अंदर पहली बार पब्लिश किए गए थे वो 19th सेंचुरी के अंदर। आपको देखने को मिलेगा क्या? ये अकबरनामा और बादशाहनामा का एडिटेड वर्जन। ठीक है। अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर अकबरनामा को ट्रांसलेट किया गया था इंग्लिश के अंदर, और इनको ट्रांसलेट किया था हेनरी बेवरेज ने, और काफ़ी कई साल लगे थे, इनको मेहनत करी थी इन्होंने, उसके बाद ये ट्रांसलेट कर पाए थे। और इनिशियली ये कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था अकबरनामा और ये बादशाहनामा? एनी आइडिया? मैम पर्शियन। सिर्फ पर्शियन या कुछ और भी था? इंडो पर्शियन स्टाइल, उर्दू या यस उर्दू, मैम। बट उसको अपन बोलेंगे इंडो पर्शियन स्टाइल। ठीक है। बादशाहनामा जो है ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में, ठीक है, और अब इसको हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे।
During the colonial period, British administrators began to study Indian history and to create an archive of knowledge about the subcontinent to help them better understand the people and the cultures of empire they sought to rule. अब इन लोगों ने जो कॉलोनियल पीरियड था उसके दौरान ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स ने इंडियन हिस्ट्री को पढ़ा, समझा, ठीक है, उसको आर्काइव किया। और इन्होंने ये ऐसा सब क्यों किया था? जिससे ये यहाँ के लोगों को समझ सकें, उनके कल्चर को समझ सकें और उन पर आसानी से रूल कर सकें। The Asiatic Society of Bengal, founded by Sir William Jones in 1784, undertook the editing and printing and translation of many Indian manuscripts. एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल जो थी, जो ढूंढी गई थी सर विलियम जोन्स के द्वारा 1784 में, उन्होंने अपने अंडर एडिटिंग करवाई, प्रिंटिंग करवाई और ट्रांसलेट करवाए कई सारे इंडियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स. Edited versions of Akbarnama and Badshahnaama were first published by the Asiatic Society in 19th century. 19th century में पहली बार अकबरनामा और बादशाहनामा के edited versions publish किए गए थे. In the early 20th century, the Akbarnama was translated into English by Henry Beveridge after years of hard labor. अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर अकबरनामा को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था हेनरी बेवरेज ने, वो पब्लिश किया गया, कई साल लगे इनको इस चीज़ को करने में. ओनली द एक्सर्प्ट्स ऑफ बादशाहनामा हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश टू डेट. द टेक्स्ट इन इट्स इंटायरली स्टिल अवेट्स ट्रांसलेशन. और कुछ हिस्से, कुछ एक्सट्रैक्ट्स जो हैं उसको एक्सर्प्ट्स भी बोला जाता है. बादशाहनामा पूरी तरह से ट्रांसलेटेड नहीं है, इसके कुछ एक्सट्रैक्ट्स जो हैं वही ट्रांसलेट किए गए हैं अभी तक, और पूरा टेक्स्ट अभी तक ट्रांसलेट नहीं किया गया है. So we completed this topic today, the Badshah-nama and the Akbar-nama. If you find any problem regarding this topic, we'll discuss all of your problems in tomorrow's session. Please go through this text line to line, study these, and we also will cover this box tomorrow. Okay, students? Have a nice day ahead. Okay. God bless you all. Thank you, ma'am. Welcome.